दिल्ली का चुनाव परिणाम आ चुका है और बड़ा ही स्पष्ट और निर्णायक परिणाम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। क्या कारण रहे इस जीत के? क्या भाजपा ने किया जो लोगों ने भाजपा की तरफ इतना भारी तादाद में मतदान किया, या कहाँ चूक गए केजरीवाल? राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। दिल्ली के परिणाम की विवेचना हम जहाँ से शुरू करें तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसा क्या रहा जिसके चलते ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। एक तरफा प्रचंड जीत जो भाजपा के खाते में आई, वो आखिर क्यों आई? दिल्ली का चुनाव जब आरंभ हुआ था उसके बाद से ही मैं एक बात को लेकर के बड़ा ही आश्वस्त था। लगातार चर्चाओं में उस बात को हम कह भी रहे थे कि जो चुनावी राजनीति होती है लोकतंत्र में, उसमें एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी। और दिल्ली में जो सरकार विरोधी लहर है या दिल्ली में जो सरकार विरोधी गुस्सा है लोगों के बीच, आखिर उससे अरविंद केजरीवाल कैसे पार पाएंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे बार बार पता नहीं क्यों लोग इग्नोर कर रहे थे। लगातार 11 साल से व्यक्ति वहाँ सत्ता में है और काम के मामले में बड़ी बदतरीन हालत रही है केजरीवाल की। तो क्या सिर्फ कुछ लोगों को जो फ्री की स्कीम दे रखी है उसके सहारे इस सत्ता विरोधी लहर को केजरीवाल पार कर पाएंगे? केजरीवाल के पक्ष में एक चीज़ थी कि उन्हें 15 से 16% वोट की बढ़त थी दिल्ली में विधानसभा में, और किसी भी पार्टी के लिए जो पक्ष में है और बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है उसके लिए 15 से 16% वोट का जो फासला है उसे पाटना लगभग असंभव को संभव कर दिखाने जैसा है, और बीजेपी ने करके दिखाया। 10 साल में जो दिल्ली का पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित है, राजनीति में थोड़ी सी रुचि रखता है, उसे एक बात समझ में आ गई थी, वो था केजरीवाल का झूठ। लगातार केजरीवाल एक के बाद एक झूठ 10 साल में बोलते रहे और लोगों को वो जो कहते हैं ना राजनीतिक झुंझुने पकड़ाते रहे। आखिर दिल्ली के ये लोग कब तक उन्हें बचाते? आखिर तो कहते हैं झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, तो वो चीज़ थी, झूठ की उम्र ख़त्म तो होनी ही थी। इतना जो चल गया वो भी बहुत ज़्यादा है, शायद भारत के किसी अन्य राज्य में इतना भी नहीं चल पाता। उसके बाद मैं बात करूँगा केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर। शराब घोटाला हो या जो टैंकर माफिया है उसके साथ साठगांठ हो, शीश महल जिस तरह से खुल के आया लोगों के सामने वो हो, एक के बाद एक भ्रष्टाचार की केजरीवाल की परतें उधड़ रही थी। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने राजनीति की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के विरोध के आधार पर की थी। अड्डा आंदोलन पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के विरोध पर खड़ा हुआ था, लोकपाल बिल के लिए था। और जिस तरह से सत्ता में बैठ के इस व्यक्ति ने, एक तो भ्रष्टाचार होता है, इसने बड़ी बेशर्मी से भ्रष्टाचार किया और अदालतों में बड़े स्पष्ट तथ्य ईडी सीबीआई द्वारा रखे जाने के बावजूद भी लगातार झूठ ही बोलता रहा। उसने दिल्ली के लोगों को बड़ा ही ठेस पहुंचाई। इसके व्यक्तित्व का जो केजरीवाल का एक ऑरा था उसे बिखेर दिया इस चीज़ ने। तीसरी चीज़ थी केजरीवाल की अनैतिकता। जब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके बाद बड़ी ढीठता से वो ईडी सीबीआई के सम्मन को इग्नोर करता रहा, नहीं गया। जब ईडी सीबीआई ने धर भी लिया, जेल पहुंचने के बाद भी उसने त्यागपत्र देने के मामले में बड़ी ढीठता का परिचय दिया। त्यागपत्र दे के आतिशी मार्लेना को कुर्सी पर बैठा भी दिया। तो उसके बाद भी लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखेंगे या उसके बाद अभी दिल्ली विधानसभा में, नैतिकता नाम की चीज़ इस व्यक्ति के आसपास से कहीं नहीं गुजरी। राजनेताओं में नैतिकता वैसी नहीं होती और इस व्यक्ति के तो आसपास से गुजरी भी नहीं है, होना तो दूर की बात। तो एक ये चीज़ भी इसके खिलाफ गई। और जब ये चीज़ें थीं केजरीवाल के व्यक्तित्व की जो निकल के सामने आ गई, केजरीवाल की हरकतें आ गई, तो दिल्ली का एक बड़ा तबका वो था जो शिक्षित था, थोड़ी राजनीतिक समझ रखता है, देश विरोधी तत्वों से भी इसकी साठगांठ सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव सभी के मन में होता ही है। तो कम से कम जो दिल्ली का हिंदू वोटर है उसमें भी जो शिक्षित वोटर है और उनमें भी खास तौर पर जो दिल्ली का स्थायी वोटर है,
जो अगर किसी दूसरे राज्य से आके बसा भी है तो अब उसका वहाँ से वास्ता नहीं रह गया जड़ों से, वो दिल्ली का ही है। ऐसे लोगों के मन में केजरीवाल के लिए बड़ी घृणा। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर दिल्ली चुनाव में रहा, जिसने इस चुनाव को, मैं कहूँगा इस चुनाव में भाजपा की जीत का आधे से ज़्यादा श्रेय जिसे मैं देता हूँ, तो नंबर 2 पे मैं दूंगा भाजपा की कार्यकर्ता की मेहनत को। शुरुआत से चुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं था। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, कोई ये नहीं मान रहा था कि ये चुनाव इतने आराम से भाजपा जीत रही है। यहाँ ये है कि भाजपा सुधार करेगी लेकिन केजरीवाल को हरा नहीं पाएगी, और केजरीवाल को भी अहंकार था कि हमें हराने को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी भाजपा का जो कार्यकर्ता था, जिस तरह से उसने मेहनत की, मतलब जो प्रदेश लेवल के प्रभारी भाजपा के हुआ करते थे, वो वहाँ विधानसभा लेवल पे जिम्मेदारियां उठाए हुए, घर घर गया। शायद ही दिल्ली का कोई घर हो जिसकी कुंडी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं खटकाई हो, जहाँ जाके वोट नहीं मांगा। जो मेहनत की है जीतोड़ दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने, एक एक वोट जिन्हें लगा कि ये वोट हमारा है, उसे घर से निकाला है वोट देने के लिए। तो लगभग पिछले महीने भर में दिल्ली का कार्यकर्ता सुबह निकलता था घर से और रात में देर रात घर में घुसता था और जल्दी उठ के फिर लग जाता था चुनाव में। और ये पूरा महीना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, तब ये जीत बीजेपी को मिली है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद जो भाजपा को करना चाहिए, अपने इन कार्यकर्ताओं को करना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत की पराकाष्ठा को पार कर दिया। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा रणनीति की। अमित शाह ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी ही जिद वाली रणनीति बनाई थी, पहाड़ तोड़ने वाली। हार का विकल्प ही नहीं था, हारना नहीं है, हर हाल में केजरीवाल को हराना है, हर हाल में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना था। ये नीति पहले दिन से स्पष्ट थी, इसके लिए जो करना पड़े करो, और वो किया भी गया। राजनीति में ये था कि कई बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए और जो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन सबको उन्हीं की सीटों पर घेरा गया। केजरीवाल की जो बौखलाहट चुनाव के अंतिम सप्ताह में देखने को मिली, उसकी बड़ी वजह ये थी कि केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने घेरा था, उसने उनकी हालत बिगाड़ दी थी। ठीक यही स्थिति रमेश बिधूड़ी जी ने की आतिशी मार्लेना के साथ, ठीक यही काम रविंद्र नेगी कर रहे थे, ठीक यही काम आपका सौरभ भारद्वाज के साथ घटक क्लास में हुआ। बुरी तरह से इन्हें इनकी विधानसभाओं में घेरा गया और ये निकल के पूरी दिल्ली के सोचने लायक नहीं रहे, ये अपनी विधानसभा बचाने के चक्कर में पड़ गए। हालांकि रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, लेकिन इस जीत में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। बड़ा ही आक्रामक, पहले दिन से बड़ा ही आक्रामक प्रचार कार्य और बड़ी आक्रामक तरीका अपनाया था रमेश बिधूड़ी ने चुनाव में। शायद जो बड़े नाम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे उनमें सबसे आक्रामक होकर चुनाव कोई लड़ रहा था तो रमेश बिधूड़ी। और उस आक्रामकता का जो थोड़ा सा उग्रपंथी हिंदू वर्ग होता है, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज जाता है। तो उस वर्ग ने बड़ा जोश आ गया बिधूड़ी जी के चलते, और तो रमेश बिधूड़ी जी के योगदान को उनकी व्यक्तिगत हार के बावजूद भी कमतर नहीं आंका जा सकता इस चुनाव। इसके बाद थी बात दिल्ली के मुद्दों की, चौथे नंबर पर दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी, और उसमें भी स्पेशली सड़क और पानी। सड़कों का हाल दिल्ली में बदतर था। पानी, दिल्ली में ये स्थिति थी कि सीवर का पानी लोगों के नलों में पहुंच रहा था। पेयजल राजधानी क्षेत्र में लोगों के लिए गंभीर समस्या बनी। इतनी गंभीर समस्या पेयजल की दिल्ली में है, उतनी जो सुदूर स्थान है भारत के जंगल रेगिस्तान वाले, वहाँ नहीं। और उस स्थिति में दिल्ली के लोगों को सामना करना पड़ रहा था पेयजल संकट का। और उसके बाद जो सबसे मुख्य चीज़ जिसने दिल्ली के झोपड़पट्टी को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर दिल्ली वासी का जीना नरक किया हुआ था, वो था कचरा। हवा में गंदगी, पानी में गंदगी, ज़मीन पे गंदगी। दिल्ली एक बड़े से डस्टबिन में कन्वर्ट कर दी। पहले बहाना केजरीवाल के पास ये होता था उस कचरे को लेकर के कि साहब एमसीडी हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। लेकिन अब तो वो भी नहीं था। तो दिल्ली का जो डस्टबिन बना दिया केजरीवाल ने, वो उन्हें बड़ा भारी पड़ गया। तो जो मूलभूत मुद्दे थे उन पर केजरीवाल बुरी तरह से असफल रहा और उनकी मार केजरीवाल को झेलनी पड़ी।
इसके बाद 5वें नंबर पर मैं बात करूंगा सोशल मीडिया की। कहीं ना कहीं जो वामपंथी सोशल मीडिया जायंट्स हैं उनका सपोर्ट अंधा रहता था इस व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं भले पूरे देश में सोशल मीडिया पर भाजपाई भारी पड़ते हों, लेकिन सोशल मीडिया की लड़ाई में दिल्ली में भाजपाई पिछड़ जाते थे। लेकिन इस बार ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वाला जो गेम है उस पर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा का आईटी सेल भले उतना इफेक्टिव नहीं दिखा हो, उनका रवैया वही पहले जैसा रहा, कोई विशेष उनका योगदान दिखाई नहीं दिया वहाँ। लेकिन जो खुद से एक वर्ग है, बीजेपी समर्थक राष्ट्रवादी वर्ग है, जो उन्होंने बुरी तरह से केजरीवाल की बखिया उधेड़ी। तमाम यूट्यूबर्स हैं जो दिल्ली की गली गली में घूम रहे थे और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने लोगों तक सच पहुंचा के, सवाल पूछ के बनाई। लगातार सोशल मीडिया पे केजरीवाल के कुकर्मों को लिखा जा रहा था, लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। तो ये काम एक वर्ग जो जुटा हुआ था उसको भी कम श्रेय नहीं दिया जा सकता इस जीत का। और जब सोशल मीडिया की बात आ गई तो मैं एक नाम का जिक्र और करूंगा, वो है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। केजरीवाल की सहयोगी रहीं। अब कोई मुझसे ये कहे कि नहीं स्वाति मालीवाल के केजरीवाल के विरुद्ध प्रचार से दिल्ली में फर्क आ गया, लेकिन जो स्वाति मालीवाल इस चुनाव में एक्टिव रहीं, वहाँ दो चीज़ों ने काम किया। एक तो दिल्ली में जो थोड़ी सी सशक्त अपने आप को मानने वाली महिला है, शिक्षित महिला है, और उस महिला को जो स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में किया, वो चीज़ रास नहीं आई। वो महिलाओं का सीधा सीधा अपमान जैसी स्थिति थी, उसे दिल पे लिया महिला, और महिलाओं में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर केजरीवाल से नाराजगी बनी। फिर चुनाव के दौरान जिस तरह स्वाति मालीवाल एक्टिव हुई, दिल्ली के मुद्दों पे लगातार बात करती रही, तो एक तो जो दिल्ली से बाहर का वर्ग है, केजरीवाल समर्थक जिन्हें केजरीवाल दिखता था नहीं गरीबों का मसीहा, उनके दिमाग से वो छवि धोने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वाति मालीवाल ने। और दिल्ली के अंदर जो महिला वोटर है उनके लिए स्वाति मालीवाल महिला सम्मान पर चोट का प्रतीक बन गई। तो एक फैक्टर ये भी रहा दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हारने का। अब मैं बात करूंगा इस पूरे चुनाव के मैन ऑफ द मैच की। सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण इस लड़ाई में भूमिका निभाई, सबने अपने अपने हिस्से के काम किए, लेकिन मैं मैन ऑफ द मैच का खिताब दूंगा प्रवेश वर्मा जी को, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। जो दानववध होता है, दानववध ये शब्द प्रयुक्त करते थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री। उनसे सवाल एक बार किया गया था कि जब मायावती जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, कि मुलायम सिंह को कौन हराएगा, बीजेपी या मायावती? तो उन्होंने उत्तर दिया था जो दानववध करेगा। सीधी सी बात है, जो सीधे सामने से भिड़ता है सत्ता से, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है उसका सीधा फायदा उसे मिलता है। और वही चीज़ थी जो प्रवेश वर्मा ने की। प्रवेश वर्मा ने बड़ी हिम्मत दिखाई, केजरीवाल बड़ा चेहरा था और उस चेहरे के सामने खुद को पटका, और जो गजब का चुनाव लड़ा है प्रवेश वर्मा ने। केजरीवाल को नई दिल्ली में सांस लेने की फुर्सत नहीं दी। केजरीवाल को लगभग पूरे चुनाव में उनके जो फेफड़े, दिल, जिगर, गुर्दा सब थे ना, उनकी हालत बिगड़ी रही। इतना कस के रखा कि फुर्सत नहीं दी केजरीवाल को कि वो दाएं बाएं ज़्यादा कुछ कर पाए। और चुनाव के अंत में तो केजरीवाल को उस स्थिति में पहुंचा दिया था प्रवेश वर्मा ने। केजरीवाल की खिसियाहट उनके चेहरे पर दिखने लगी थी, उनके बयानों में आने लगी थी। एक सवाल सभी के मन में है कि इतने सारे जो कारण मैंने गिनाए दिल्ली में चुनाव परिणाम के पीछे के, उनमें मैंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। मैं उन लोगों में से हूँ जो रत्ती भर ये नहीं मानता कि इस जीत में कांग्रेस का योगदान है। वजह मैं आपको बता, केजरीवाल के पास से जो वोट शिफ्ट हुआ उसमें से महज 2.5 से 3% वोट कांग्रेस की तरफ गया, बाकी पूरा का पूरा भाजपा की तरफ आया। वो वोट शिफ्टिंग सीधे आपसे भाजपा को ही, जो 16-17% वोट इधर आया पलट के, उसमें से बड़ा छोटा हिस्सा 2 से 2.5% कांग्रेस को गया, बाकी भाजपा को आया। तो अगर यहाँ आप देखेंगे कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता तो डेफिनेटली ये नुकसान बीजेपी को होने जा रहा था, ये तय मानिए। तो उस कंडीशन में जो वोट फ्लोट करके इधर आया
केजरीवाल से हटा, वो 2 हिस्सों में बंटता और अभी भी बटा। लेकिन अच्छा ये है कि कांग्रेस के हिस्से में छोटा भाग गया और बीजेपी के हिस्से में बड़ा भागा है। तो कांग्रेस ने रत्ती भर भी बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया। देखने में लग सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस को बड़ा वोट परसेंटेज मिलता तो डेफिनेटली बीजेपी को नुकसान करती कांग्रेस, ना कि फायदा। हाँ, कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस चीज़ से। कांग्रेस को वोट भले 6-7% मिला हो, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं जीता, उन्हें कोई जीरो लॉस थ्योरी पे है, वो ना फायदा हुआ ना नुकसान। लेकिन भविष्य के लिए फायदा ये है कि यहाँ से केजरीवाल की राजनीति का अंत होता है, ये आप सुनिश्चित मानिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनावी हार हो गई, बात खत्म। यहाँ से आम आदमी पार्टी भी खत्म होगी आगे चल के, पंजाब भी जाएगा, केजरीवाल जेल भी जाएंगे, सजा भी पाएंगे और उनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। हो सकता है सपरिवार हो, घोटाले में उनका बेटा, उनकी पत्नी भी है, तो सपरिवार इनका अंत सुनिश्चित है। और उस स्थिति में जो एक निर्वात बनेगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा दिल्ली में, उसे भरने का स्वाभाविक विकल्प जो होगी वो कांग्रेस होगी। तो जो अगली लोकसभा होगी, पहले लोकसभा का चुनाव होगा दिल्ली में 2029 में, विधानसभा 30 में जाएगा। जो अगली लोकसभा होगी 2029, वहाँ चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा। वहाँ आम आदमी पार्टी की हैसियत वही होगी जो इस चुनाव में कांग्रेस की थी, अगर आम आदमी पार्टी होगी तो। अन्यथा ये चुनाव जो होगा 7 सीट पे, वो बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा। और जब आप युद्ध में एक पक्ष बन जाते हो तो जीतने की संभावना भी बन जाती है लगातार, क्योंकि बीजेपी में भी ये है, इस बार उन्हें सारे प्रत्याशी बदलने पड़े थे मनोज तिवारी को छोड़ के, तो उनके लिए भी ये बड़ी लगातार उस सिस्टम को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। उन्हें भी नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने वोटर को रोके रखने के लिए। और जो आम आदमी पार्टी की हार के बाद वोट शिफ्टिंग होगी, उसमें बड़ी तादाद में वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी की तरफ कम आएगा, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाएगा आम आदमी पार्टी से टूट के। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को लोकसभा में 30 से 40% के वोट शेयर को बैठे बैठाए पा जाने की एक उम्मीद रहेगी। चुनाव भले न जीते, लेकिन कम से कम अच्छा इज्जतदार वोट उन्हें मिलेगा, ये तय है। तो कांग्रेस ने बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हाँ, बीजेपी की जीत से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है, ये सच है। इसके बाद बात आएगी कि चुनौतियां क्या होंगी नई सरकार के पास। नई सरकार जो 10 साल का कूड़ा इकट्ठा है दिल्ली में, उसे जो भी सीएम बनेंगे उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी और उन्हें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। दिल्ली दंगों का इंसाफ उन्हें सिर्फ होगा नहीं, होते हुए दिखना चाहिए, वो करना होगा। यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र इस वीडियो में रह गया, मैं ज़रूर करूँगा। जैसे एक तो भाजपा का वोटर है, लेकिन एक मोदी का वोटर है। वो भाजपा से कनेक्ट नहीं करता, वो सीधे मोदी के चेहरे से कनेक्ट करता है। और उस वोटर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा कहीं जीते या हारे। हाँ, मोदी उनके लिए भगवान है। ठीक उसी तरह भाजपा के अंदर एक वोटर और है जो भाजपा से कहीं ज़्यादा योगी आदित्यनाथ से कनेक्ट करता है। और ये जो वोटर है जो योगी आदित्यनाथ से कनेक्ट करता है, इस वोटर को उकसाने का काम केजरीवाल ने आदित्यनाथ जी पर अटैक करके कर दिया। जब दिल्ली चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए आदित्यनाथ जी गए तो योगी जी को जिस तरह से पलटवार करने का प्रयत्न किया आम आदमी पार्टी ने, यह उन्हें बड़ा भारी पड़ गया। तो दिल्ली चुनाव में छोटा सही लेकिन एक योगी फैक्टर भी रहा। श्रेय सम्मिलित होता है तो उसमें आधा परसेंट 1% वोट भी अगर किसी वजह से इधर से उधर होता है तो मायने रखता है। तो जैसे स्वाति वालीवाल का छोटा सही लेकिन एक फैक्टर है, वैसे दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का भी छोटा सही लेकिन एक फैक्टर है। अब नई सरकार के सामने जो चुनौतियाँ होंगी, हम उन पर थोड़ी सी विस्तृत बात करने का प्रयत्न करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आपके सामने उन बातों को भी स्पष्टता से रख पाऊँ। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।